ए बी सी ऐड किए जाते हैं तो आर वेक्टर मिलता है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि अगर हम इन सारे वेक्टर को एक के ऊपर एक उठा के रखें हेड टू टेल कनेक्शन में, यानी अगर मैंने कहा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये कोई सी वेक्टर है ना, तो रिजल्टेंट का मीनिंग होता है पहले के टेल से लास्ट के हेड को मिलाने वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर। ठीक है, ये मैंने शो करने की कोशिश करी थी कि ये कैसे काम करता है, एक बार फिर से देख लें। तो यहाँ मैंने यार कुछ वेक्टर्स बनाए हैं, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। ठीक है, जब मैंने कहा ये वेक्टर है तो इसके अपने कंपोनेंट्स होंगे और उसका अपना एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा। मैंने कहा ए वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, इसका मतलब ए एक्स हॉरिजॉन्टल होगा, ए वाई वर्टिकल, बी एक्स हॉरिजॉन्टल होगा, बी वाई वर्टिकल, सी एक्स हॉरिजॉन्टल, सी वाई। हमने सबका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहाँ दिखाया है। बताओ इन सारे वेक्टर का अगर कोई सम करेगा तो सम करने का मतलब क्या है, जब सम करेगा a प्लस बी प्लस सी तो क्या सारे हॉरिजॉन्टल आपस में ऐड होंगे, सारे वर्टिकल आपस में ऐड होंगे। तो मैं कहूंगा यार ये जो रिजल्टेंट आया है उसमें सबके हॉरिजॉन्टल का सम आया है और सबके वर्टिकल का सम। इसका हम पिक्चर बनाना चाहते हैं। पिक्चर मतलब कि ए बी सी इन तीन वेक्टर से रिजल्टेंट कैसे रिलेटेड है। मैंने एक रूल अभी अभी समझाया है, वो रूल हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं इसका नाम ए वेक्टर बोल रहा हूँ, ये ए एक्स ए वाई है, इसको बी कह रहा हूँ, ये बी एक्स बी वाई है, ये सी वेक्टर है तो ये सी एक्स सी वाई है, तो सम का पिक्चर क्या होगा ये हम महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने रूल क्या बताया है कि सारे वेक्टर एक के ऊपर उठा के रखे जाएं, है ना। चलो मैं इसको यहां से रहने देता हूं। चलो पहला वेक्टर मैंने यहां उठा के रखा है, मेंटेनिंग द कंपोनेंट। मेंटेनिंग द कंपोनेंट का मतलब है कि यार जितना इसका ए एक्स है, जितना इसका ए वाई है, वो मैंने बिगाड़ा नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट बदल जाते हैं तो वेक्टर भी बदल जाता है। दूसरा ग्रीन वाला वेक्टर भी मैंने बिल्कुल उसी तरह से उठा के रखा है, ये ए एक्स, ये ए एक्स, ये ए वाई, तो ये बी एक्स, ये बी वाई, तो ये सी एक्स, ये सी वाई, जैसे कंपोनेंट थे वैसे ही रखा है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, मैंने कहा रिजल्टेंट हमेशा पहले के टेल से लास्ट के हेड को मिलाने वाला होता है। नहीं, ये मैं जस्टिफाई कराना चाह रहा हूं। क्या ये ए एक्स था तो ये भी ए एक्स होगा, ये ए वाई था तो सामने उधर भी ए वाई दिखाया जा सकता है, ये भी तो ए वाई होगा। ये बी एक्स था तो ये भी बी एक्स होगा, ये बी वाई था तो वहां भी बी वाई दिखाया जा सकता है, और ये सी एक्स था तो वहां भी सी वाई होगा। क्या इतना बात दिख गया है, ए एक्स बी एक्स सी एक्स, ए वाई बी वाई सी वाई। तो रिजल्टेंट का रूल क्या है, रिजल्टेंट का रूल क्या है, पहले के टेल से लास्ट के हेड को मिलाने वाला ये वाला वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये क्या है, रिजल्टेंट है। जस्टिफाइड है कि नहीं है, मुझे बताओ। इस येलो वाले वेक्टर में सबका हॉरिजॉन्टल इंक्लूडेड है और सबका वर्टिकल, यानी इसका अगर कोई हॉरिजॉन्टल बोले कितना है तो वो है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, और इसका कोई वर्टिकल बोले तो क्या है, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, यानी रूल जस्टिफाइड है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है, ये कैसे जस्टिफाइड है। तो अगर समझ में आ गई है और जिन लोगों ने नोट नहीं किया है तो नोट कर सकते हैं, ये रूल कैसे जस्टिफाइड है ये एक बार नोट कर सकते हैं। तुम लोग नोट कर चुके हो, क्या आंसर देना थे। चलो तब तक तुम लोग आंसर नोट करो जो लोग करके आए हैं।
कहां से देना था? 18 से, शुरू से, अभी एक भी क्वेश्चन नहीं दिए गए। बताया जरा फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट का ए, सेकंड का ए, थर्ड का, लास्ट फोर्थ का, लास्ट फिफ्थ का, ए सिक्स्थ का, ए सेवेंथ का, बी एट्थ का, सी नाइन्थ का। नाइन्थ का आंसर सेकंड है बी। और वजह यह है कि इसमें इन्होंने एक्स से एंगल नहीं पूछा है, वाई से पूछा है। समझ रहे हैं? हम लोग अक्सर एक्स से एंगल पूछते हैं, वही निकाल दिया होगा तुमने ए। हाँ, तब 3/2 होगा। इसमें वाई से पूछा है। 10th का आंसर लास्ट। 11th का, 11th का आंसर मेरे पास है ए। 11th का आंसर क्या है? हाँ, कैसे डायग्राम कैसे बना है? ऐसे बना है और एक वेक्टर ऐसे बना है ना? तो मुझे बताओ ये एंगल कितना दिया है क्वेश्चन में? 120। क्या दिया है? अच्छा, ये 60 दिया है, ये 60 दिया है। अच्छा, वेक्टर के बीच का एंगल कैसे तय किया जाता है? अगर पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर दोनों टेल से टेल्स कनेक्टेड हो, तो अभी ये हेड टू टेल डायग्राम है या टेल टू टेल? हेड टू टेल। अगर मैं इस वेक्टर को खिसका के इधर रख दूं तो क्या दोनों के टेल टेल जुड़ जाएंगे? नहीं, और उनके बीच का एंगल यही आ जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, 60 ही इसका सही आंसर है। एंगल हमेशा कैसे देखे जाते हैं? टेल टू टेल। ये नोट कर लिया भाई, सबने नोट कर लिया है ये? तो यार इसके आगे अब हम लोगों को, मैंने एक और एग्जांपल से ये बात जस्टिफाई करने की कोशिश करी थी, फिर से रिकॉल करा देता हूं कि अगर एक आध कंपोनेंट नेगेटिव हो तो भी ये रिजल्ट कैसे काम करता है। देखो जरा, ये वेक्टर ए वेक्टर है जो 4 आगे 2 नीचे है, 4 आगे 2 नीचे है, ठीक है। दूसरा वेक्टर क्या है? 2 पीछे 5 ऊपर है। यार एक आगे और नीचे है इसलिए प्लस और माइनस है, दूसरा पीछे और ऊपर है तो पीछे के लिए माइनस, ऊपर के प्लस। अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो सम को बोलते हैं रिजल्टेंट। तो कितना आएगा यार? 4 और -2 2, -2 3, 5 कितना? 3, ये आएगा। अब जरा इसको हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो रूल अभी अभी हमने पढ़ा है ऐसा तो नहीं फेल हो गया हो। रूल हमने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले पहला वेक्टर बनाओ, ये मैंने उठा के यहां रख दिया जिसमें ये 4 था और ये कितना था? 2। फिर उसके हेड पे क्या बनाना है? उसके हेड पे दूसरा बनाना है। क्या बताओ इस वेक्टर में हॉरिजॉन्टल कितना है? 2 और वर्टिकल कितना है? 5। तो रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट हमेशा पहले के टेल से लास्ट के हेड को मिलाने वाला होता है। जरा जस्टिफाई करो, क्या इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वही है जो आया है कि नहीं? चेक करो जरा। क्या ये पूरा 4 था, में से 2 चला गया, ये कितना आएगा? 2 आएगा। ये 2 था, में से 5 बढ़ गया, तो यार नीचे से शुरू करके 2 पहले खत्म होगा, फिर ये टोटल यहां से यहां तक 5 है, तो 2 यहां से कम करो तो ये कितना आएगा? 3। क्या ये 2 आगे 3 ऊपर, 2i 3j है कि नहीं? यानी रेड वेक्टर रिजल्टेंट के नियम का पालन कर रहा है। और रिजल्टेंट का नियम क्या है? पहले के टेल से लास्ट के हेड को मिलाने वाला है कि नहीं है? तो हमने पॉजिटिव के लिए भी वही नियम समझा है और एक आध कंपोनेंट नेगेटिव हो तो भी वो नियम काम करता है, नियम फेल नहीं हो रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, बात वहीं से समझ में आ जाना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव सबके लिए काम करता है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो अब मैं चाहता हूं यार कि एक आध रिजल्टेंट तुम लोग मुझे ला के दिखाओ। मैंने अभी तक वेक्टर बने बनाए दिए थे और यहां वेक्टर बिना बने हुए हैं। क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल पे 3 फोर्सेज लगे हैं, ये और ये 3 फोर्सेज लगे हैं और हम उनका रिजल्टेंट वेक्टर लाना चाहते हैं। देखो यार, अगर किसी पार्टिकल में 3 फोर्स लगे हैं तो क्या 3 दिशा में चलने लगेगा? चलेगा तो एक ही तरफ ना यार। तो हर बॉडी को उन सब की जगह एक से रिप्लेस किया जा सकता है, और जब भी हम रिजल्टेंट लाते हैं इसका मतलब उसका सबका असर एक में रिप्लेस किया जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। तो इन सारे फोर्सेस की जगह हम बॉडी में एक फोर्स लगाना चाहते हैं, वो कितना लगाएं?
ये क्वेश्चन है, ये 5 न्यूटन का है, ये 20 न्यूटन का, ये 10 न्यूटन का, और इन सब का रिजल्टेंट मतलब इनका सम वेक्टर लाना है। तो मैथमेटिकली तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं है, इसको आई जे में लिखना है, इसको आई जे में लिखना है, इसको आई जे में लिख के सबको जोड़ देना है, वही क्या होता है रिजल्टेंट। कर पाएंगे? पिछली क्लासेस में हम लोग ये देख चुके हैं कि वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड पता हो और एंगल पता हो तो क्या आई जे में लिखना आता है कि नहीं? F1 को भी आई जे में लिखना है, F2 को भी आई जे में लिखना है, F3 को भी आई जे में, और फिर सम करना है। कर पाएंगे? हम लोगों ने आई जे में लिखना सीखा है पिछली क्लास में। बताओ जरा, पहला वेक्टर यहां से 37 डिग्री पे है, तो कितना आई के साथ, कितना जे के साथ? हाँ, नीचे वाला 5 न्यूटन है। अच्छा, किसी को वैल्यू नहीं पता तो मैं बता दूं, साइन 37 कॉस 53 ये होता है 3/5, और साइन 53 कॉस 37 ये क्या होता है 4/5। तो जहां जरूरत पड़े वहां यूज कर लें, अपने आप फैसला लें और देखें रिजल्टेंट निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। नहीं भाई, पहला फोर्स ये है ना, तो ये कितना आएगा 20 कॉस 37, एंगल से लगा हुआ किस में आएगा कॉस में, और ये आएगा 20 साइन 37 जे में। और देखो यार, आगे और ऊपर का मामला है तो यहां भी प्लस आएगा और यहां भी प्लस आएगा। याद आया यार, ये सब बातें हम लोगों ने करी हैं। वैल्यू रख देते हैं, cos 37 होता है 4/5, sin 37 3/5, रखोगे तो कितना आ जाएगा यार, ये आएगा 16i 12j। कितने लोग आ गया यार पहला फोर्स? करते जाएं, ऐसे सारे बनाना है और बनाने के बाद ऐड कर देना है। हाँ, रिजल्टेंट लाना है। दूसरा बनाओ, ये F1 वेक्टर आ गया, इसका नाम लिखो F1 वेक्टर। अब क्या बनाना है, इसको वेक्टर में बनाओ, दूसरे वाले को। वेक्टर बनाओ। वेक्टर बनाना भूल गए तो पीछे पलट के देखो, मैंने सबसे पहले वेक्टर बनाना ही बताया है। वो सब भुलाने के लिए नहीं बताया यार, उसके बाद ही कहानी शुरू होगी। ये दूसरे वाले का कि तीसरे वाले का? दूसरा तो बेटा ये था ना F2, इसका नाम F3 रख सकते हैं, ये F3 है। तो चलो तुम पहले उसका F2 रख दो। बता, अच्छा इस वाले वेक्टर में ये पीछे और ऊपर का मामला है, तो कहां माइनस आने वाला है? आई में माइनस आने वाला है और जे में प्लस आने वाला है। नहीं, कितना बताओ जरा, ये 10 मैग्नीट्यूड है तो ये आएगा 10 cos 53 और ये आएगा 10 sin 53। बस हो गया यार, 10 cos 53 आई 10 sin 53 जे। यार ये सब बातें अब मान के चली जाएंगी, तुम्हें आती हैं, उसके बाद ही आगे की कहानी बनेगी। cos 53 की वैल्यू वहां से उठा के रखेंगे तो आएगा -6i, और sin 53 की रखेंगे तो 8j कैप। कितने लोग आ गया यार? ऐसे तीसरा बनाएं और फिर ऐड करें, थोड़ा स्पीड में कोशिश करें।
F3 आएगा। क्या पता यार, तीसरे वाले वेक्टर में आगे और नीचे का मामला है, तो आगे के लिए प्लस और नीचे के लिए माइनस, यानी I के साथ प्लस आएगा और J के साथ क्या आएगा, माइनस। ठीक है, कितना इस बार 5 cos 37 5 sin 37, तो ये आ रहा है 4i माइनस 3j। ये हो गया यार। मैंने पूछा था रिजल्टेंट बताना है, रिजल्टेंट वेक्टर बताना है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड, तीसरा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तीन चीजें बताना है। तो बता, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट का मतलब होता है सारे वेक्टर का सम करना। तो बता यार, सम करने के बाद क्या आएगा? 16 में से 6 गया, 4 जुड़ा 14 आई, 12 और 8 20 में से 3 गया 17j, ये आर वेक्टर आ गया। कितने लोग यार आर वेक्टर आ रहा है? अच्छा, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये आर वेक्टर जोड़ने के बाद आ जाएगा। क्या इतनी बात पे किसी को कोई आपत्ति है? अब मुझे बता यार, 14i 17j वेक्टर फॉर्म में है, अगर कोई इसका मैग्नीट्यूड पूछता है तो अंडर रूट 14 का स्क्वायर, बहुत गंदा सा आंसर आएगा, लेकिन जो भी आएगा 196 प्लस 339, चलो यार जोड़ के बता ही दो फिर। 10 अल्फा कितना आएगा? 17/14, ये जो भी आएगा यार, आर आ गया। चलो, गंदा आंसर आया, बढ़िया नहीं आया है 481, बट ठीक है यार, स्टेप हमें समझना है कैसे करना है। अब हाँ, अरे ठीक है यार, कितना? चलो इनकी बात मान लेते हैं। तुमने कैसे कैलकुलेट किया? तुम क्या वैदिक मैथ जानते हो क्या? गुड यार। बाकी ये कैलकुलेटर, ये थोड़ा थोड़ा पूरा जानो तो करो। या 9 6 15 होता है, ये तो मैं पक्का हूं। ठीक, कोई बात नहीं, ये तो इसने बताया, ये कौन बता पाएगा यार, ये तो वैदिक मैथ्स ही से आएगा। बाकी तुम्हें अंदाजा है थोड़ा सा, देखो यार 20 का स्क्वायर 400 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 20 का कुछ आएगा, कितना आ रहा है? 22.02। कोई बात नहीं, ये भी चलेगा, 22.02 ये भी चलेगा। चलो अब यार, इस मैथ्स में हम लोग थोड़ा भावनाएं लाने की कोशिश करते हैं, फीलिंग लाने की कोशिश करते हैं। अभी तक जितना हमने पढ़ा है रिजल्टेंट, इसमें इन बातों का एक्चुअली फिजिकली क्या मतलब है, ये मतलब जरा समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, ये एक्सपेरिमेंट में एक बार मैं फिर से कराना चाह रहा हूं। कोई इधर आओ जरा, मैं यार इस ब्लॉक को राइट खिसकाने की कोशिश करूंगा, मैं नीचे खिसकाने की, तुम राइट खिसकाने की कोशिश करो। देखो जरा इस ब्लॉक के साथ क्या होता है, तुम राइट और मैं नीचे, तुम्हें राइट खिसकाना है, क्या हुआ? ये बीच में चला है, बस यही मैं दिखाना चाह रहा हूं, बैठ जाए। तो फिजिक्स ऑब्जर्वेशन के आधार पर लिखी गई या कहीं लिखा हुआ मिला, लोगों ने बाद में समझा, क्या सही है? दुनिया में कहीं कुछ पहले से लिखा थोड़ी रखा था कि हमने हड़प्पा की खुदाई करी, वहां किताब निकली, भगवान की दी हुई किताब, और उसको हमने पढ़ लिया। हर चीज का क्रम क्या है, पहले ऑब्जर्व किया जाता है, उसके आधार पे थ्योरी बनाई जाती है। तो हमें क्या समझ में आया कि जब हम एक फोर्स ऐसे लगाते हैं, एक ऐसे लगाते हैं, तो उसका नेट बीच में कहीं आता है, और सही माने में उसको कितना असर महसूस होता है, अगर ये पता करना चाहे तो पहला वेक्टर ऐसे बनाओगे, दूसरा ऐसे बनाओगे, और तीसरा उसके पहले के टेल से लास्ट के हेड को मिलाओगे तो इतना महसूस होगा, कितना असर महसूस होगा ये उसकी लेंथ बताएगी, और किस डायरेक्शन में ये उसका एंगल बनाएगा, बताएगा। इसका मतलब हम जब चाहें तो एक रिजल्टेंट
किन्हीं भी दो 90 डिग्री वाले फोर्सेस का बना सकते हैं। बात समझा यार? किन्हीं भी दो 90 डिग्री का नेट हमेशा क्या आएगा? एक, या किसी एक के हम दो बना सकते हैं। तो जब भी हम कंपोनेंट करते हैं तो हम एक की जगह दो लगा देते हैं। क्या हम लोग दो फोर्स लगा रहे थे, लेकिन नतीजा तो एक ही निकला ना? तो मैंने यहां जब कंपोनेंट किया तो यही काम किया। 20 न्यूटन की एक ताकत लगी थी, मैंने उसकी छुट्टी करके एक आदमी 16 न्यूटन की ताकत वाला आगे लगा दिया और एक आदमी 12 न्यूटन की ताकत वाला ऊपर लगा दिया। क्या ऐसा मैं कर सकता हूं कि नहीं? क्योंकि ये वेक्टर के नियम के हिसाब से है। 20 न्यूटन वाले की छुट्टी करके 12 आगे 16 आगे 12 ऊपर लगा सकते हैं। इसकी छुट्टी हो गई, यानी हमने एक फोर्स की समस्या को दो फोर्स में बदल दिया। नहीं, क्यों किया है अभी ये भी समझेंगे। फिर बताओ, अच्छा 10 न्यूटन वाले की छुट्टी करके हमने पीछे कितना लगा दिया? 6, और ऊपर कितना लगा दिया? 8। इसकी भी छुट्टी कर दी, यानी हमने दो फोर्स की समस्या को 4 में बदल दिया। अब बताओ जरा, 5 न्यूटन का एक फोर्स लगा था, उसकी छुट्टी करके मैंने 4 आगे लगा दिया, 3 नीचे लगा दिया। 4 आगे 3 नीचे। देखो यार, आगे मतलब पॉजिटिव, नीचे मतलब निगेटिव। तो अब यार हमने 3 फोर्स की समस्या को कितने में कन्वर्ट कर दिया? 6 में। क्यों किया है? क्योंकि हमें हमेशा आगे पीछे की लड़ाई का नतीजा पता होता है। देखो जरा, क्या सबको हॉरिजॉन्टल में डिवाइड कर दिया और सबको वर्टिकल में? 3 हॉरिजॉन्टल में, 16 4 आगे 6 पीछे। तो अब तुम यार बड़े आराम से बता सकते हो। बताओ, 16 और 4 20 आगे है, 6 पीछे है, तो इस लड़ाई में कौन जीतेगा? माय गॉड, अरे 6 कोई सनी देओल है कि यार वो जीत जाएगा? यार 4 आगे 3 नीचे, यार ले दे के अब पता है कितने फोर्स हो गए हैं? 6। 16 और 4 आगे 6 पीछे, कौन जीतेगा? दिमाग लगाओ यार, कौन जीतेगा? इधर देखो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? वेक्टर तो इधर है। 16 और 4 20 आगे है, 6 पीछे है, कौन जीतेगा? 20 आगे 20 वाला, और कितने से जीतेगा? 14 से। तो जब तुमने देखो यार 16 और 4 जोड़ के 6 घटाया तो आई में क्या आया? 14। वो यही बता रहा है कि जीत 14 से हुई है हॉरिजॉन्टल में। अब बताओ, क्या 12 और 8 20 ऊपर था, 3 नीचे था, इस लड़ाई में कौन जीतेगा? ऊपर जीत होगी। और कितने से जीत होगी? तो जब तुमने यार जे वाली चीजें जोड़ी तो यही आया। यानी यार तुमने क्या किया है? मैथ्स में उन बातों को डाल दिया है जो तुम अब फील कर रहे हो। हॉरिजॉन्टल बातों को आई के साथ लिख दिया है, वर्टिकल बातों को जे के साथ। हॉरिजॉन्टल की लड़ाई को आपस में दिखाया, कौन जीतेगा? वर्टिकल की लड़ाई को आपस में जिताया, कौन जीतेगा? तो ले दे के हम फिर से कितने में आ गए? 2 में। यानी पहले हमने 3 की समस्या को 6 में बदला, फिर हॉरिजॉन्टल की लड़ाई का नतीजा निकाला, वर्टिकल लड़ाई का नतीजा निकाला, और फिर 2 में आ गए। अभी 2 में क्यों है? 2 का भी तो नतीजा एक ही होता है। तो जब तुमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो ये क्या आ गया? इन सब की लड़ाई का नतीजा निकला था 14 आगे 17 ऊपर। और क्या 14 और 17 की लड़ाई का नतीजा भी तो एक ही आएगा? यानी इन दोनों की लड़ाई का नतीजा आया है यही 22.08। किस एंगल पे? इस एंगल पे। बात खत्म। क्या ये काम हम बिना रिजोल्यूशन के कर सकते हैं? क्या बिना कंपोनेंट किए ये बात हम हैंडल कर पाते? इसीलिए वेक्टर पढ़ रहे हैं। बात समझ रहा है? इतनी देर बाद अब मैं ये इस स्थिति में हूं कि तुम्हें बता पाऊं क्यों वेक्टर पढ़ रहे हैं। क्या बिना इस मैथमेटिक्स के हम लोग इस बात को हैंडल नहीं कर सकते थे, इसलिए वेक्टर हमें पढ़ना पड़ेगा। आई वाली बातें आपस में करना पड़ेगी, जे वाली बातें आपस में करना पड़ेगी। इसीलिए हम शुरू से रिजोल्यूशन के पीछे पड़े थे। क्या बातें कनेक्ट हो पा रही हैं? अब नोट कर ले, नोट तो कर ही लिया है, इसको क्लियर कर ले। और ये भाव अब लाएं, मैथ्स के साथ फीलिंग कनेक्ट करें। मैथ्स ऐसी फिजिक्स वाली जो मैथ्स होती है उसकी हर लाइन के साथ फीलिंग अटैच है। कम से कम शुरुआती मैथ्स में फीलिंग जरूर लाएं, तभी वो इजी महसूस होगी, वरना फिर हर चीज से डर बैठेगा। फिजिक्स को हैंडल करने के यार 2 तरीके हैं। सब थ्योरेटिकल पढ़ें, मैथ्स छुए नहीं, और फिर जिंदगी भर फिजिक्स से डरते रहें। और दूसरा तरीका है कि मैथ्स से ही बात शुरू करें और फिर फीलिंग आना शुरू हो जाएगी, काम खत्म, सारा डर खत्म। जब फिजिक्स चीज ही मैथमेटिकल है तो उसको कैसे हम थ्योरेटिकल पढ़ सकते हैं?
नोट कर लिया भाई लोग? मैं अभी थोड़ा देर पहले एक रिजल्टेंट का रूल बताया था, ये वाला। अभी तक मैंने इस रूल को नहीं अप्लाई किया है, अभी मैंने एक नया ही रूल बता दिया, आगे पीछे की लड़ाई, ऊपर नीचे की लड़ाई। लेकिन क्या ये रूल रिजल्टेंट का यहां भी काम कर रहा है? जरा चेक कर लेते हैं एक बार, ऐसा तो ना हो बातों बात तुम ये रूल फेल हो गया हो। बता यार, पहला वेक्टर कितना आगे कितना ऊपर था? पहला वेक्टर 16 आगे 12 ऊपर। उसके हेड पे दूसरा ये लाल वाला वेक्टर, हाँ भाई, लाल वाले वेक्टर की कहानी क्या थी? 6 पीछे 8 ऊपर, 6 पीछे 8 ऊपर, 2 हो गए। तीसरा वेक्टर 4 आगे 3 नीचे, ऐसा कुछ था, 4 आगे 3 नीचे, तीनों हो गए। यही था ना भाई? अब जरा देखते हैं रिजल्टेंट क्या आएगा। रिजल्टेंट क्या होता है? पहले के टेल से लास्ट के हेड को मिलाने वाला ये वेक्टर, ये क्या है? रिजल्टेंट है। जरा जस्टिफाई करते हैं कि रिजल्टेंट अब वही है कि नहीं है। बताओ जरा, 16 में से 6 गया, ये लंबाई हो गई 10, 10 में से 4 ऐड हुआ, तो क्या ये लंबाई 14 हो गई कि नहीं? अरे 10 में से पहले 6 गया था, फिर 4 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया? 14। 12 में से 8 ऐड हुआ, 20 में से 3 घट गया, तो ये लंबाई कितनी हो गई? 17। क्या जो रूल हमने पढ़ा था वो कभी फेल होने वाला नहीं है। इसका मतलब यहां भी जस्टिफाइड है। लेकिन फीलिंग ज्यादा जब फोर्स की बात आती है, जब फोर्स की बात आती है तो वो ज्यादा फीलिंग देता है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो ये ज्यादा फील देता है। तो इसको मैं हेड टू टेल डायग्राम बोलता हूं। ये क्या है? हेड टू टेल डायग्राम या डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। इसको और क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। क्या डिस्प्लेसमेंट का रूल फोर्स में भी काम कर रहा है? नहीं। और इसको क्या बोलेंगे? इसको फोर्स डायग्राम बोलेंगे। ये टेल टू टेल डायग्राम है। ये कैसा है? तो यार जब टेल टू टेल डायग्राम बना हो, जब टेल टू टेल डायग्राम बना हो तो हम वो आगे पीछे की लड़ाई, ऊपर नीचे की लड़ाई महसूस करते हैं। और जब हेड टू टेल बना हो तो कितना आगे गया, कितना पीछे, कितना आगे, कितना ऊपर, कितना नीचे, वो हिसाब किताब करते हैं। ले दे के दोनों से ही चीजें जस्टिफाई हो रही हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? देखो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते जाएं। अगर हर बात का मीनिंग निकालते जाएंगे तो फिजिक्स छोटी हो जाएगी, और हर बात को थ्योरेटिकल पढ़ोगे तो फिजिक्स बहुत बड़ी हो जाएगी। तुम्हारे ऊपर है कि तुम फिजिक्स को छोटा देखना चाहते हो या कंफर्टेबल देखना चाहते हो। अगर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फिजिक्स देखना चाहते हो तो फिर बहुत फैल जाएगी, उसको संभालने में बहुत मेहनत लगेगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? मैंने यार अभी इस बात को जस्टिफाई कराने की कोशिश करी है, रिजल्टेंट वाले रूल को, और इसमें एक और फीलिंग लाई, आगे पीछे की लड़ाई, ऊपर नीचे की लड़ाई। अब एक और बात करने वाले हैं, यहां भी शुरुआत मैथ से ही होगी। इतना नोट कर लिया सबने? चलो, अच्छा ये तो सॉल्व ही कर दिया है यार। मैंने यहां पर ए मैग्नीट्यूड के 3 वेक्टर बनाए हैं। ये भी ए मैग्नीट्यूड का है, ये भी ए मैग्नीट्यूड का है, और ये भी। ये वाला एंगल 30 डिग्री है। पहला एंगल कितना दिया हॉरिजॉन्टल था? 30। तो दूसरे का कितना होगा? इन दोनों के आपस का एंगल 120 है, इन दोनों के आपस का 120 है, और ये भी कितना है? 120। तो अब तुम यार बाकी सबका अंदाजा लगा लोगे। मैंने हमेशा कहा है एंगल कहां से लेना चाहिए? एक्स एक्सिस से। तो ये एक्स एक्सिस से 30 है, बता सकते हो ये एक्स एक्सिस से कितना है? सोच लो यार आराम से। ये भी 30 ही होगा, बिल्कुल 30 होगा। क्यों? ये पूरा 150 हो गया, टोटल 180 होता है। और ये कितने पे है? 90 पे है। ये सीधे सीधे वाई एक्सिस में है। चलो यार, फिर से मेरा मुद्दा है, इसका कुछ A1 वेक्टर नाम दे दो, इसको A2 वेक्टर, इसको A3 वेक्टर, और इनको वेक्टर में ऐसे लिखो, A1 वेक्टर कितना, A2 वेक्टर कितना, A3 वेक्टर कितना, और फिर इनको ऐड करके दिखाओ रिजल्टेंट कितना।
ये स्टेप्स अपने आप करने का प्रयास करें। ए मैग्नीट्यूड है, 30 एंगल है भाई। मैग्नीट्यूड ए दे दिया है तो कोई दिक्कत है क्या है? नंबर दे दूं तब भी वही बात है, ए दे दूं, ए कोई नंबर हो सकता है। हमेशा नंबर नंबर के साथ खेलोगे तो अलजेब्रा से डर लगता रहेगा, इसलिए मैं बीच बीच में अलजेब्रिक टर्म इन्वॉल्व करा देता हूं। अच्छा, तुम में कौन सा ऐसा तुम में से कोई है जो 11 से 1 टीटीएस में बिजी रहता है? ट्यूसडे थर्सडे यानी कल वाले दिन में किसी का कोई एंगेजमेंट है क्या? नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि महीना भर के लिए तुम लोग डेली आ पाओ? इज इट पॉसिबल? फिजिक्स में डेली कितने बजे? कल के दिन में ट्यूशन है? अरे तो उनसे कह लो यार, कह दो कि फिजिक्स ज्यादा जरूरी है। सुनो, अगली क्लास नहीं, अगली क्लास है कब है? यहाँ की फ्राइडे है ना। होपफुली सैटरडे से, शनिवार से तुम लोगों को डेली आना शुरू करना है। मतलब फ्राइडे पढ़ के जाओगे, फिर शनिवार को फिर आओगे, और अगले हफ्ते पूरा हफ्ता आओगे। ये इसलिए किया जा रहा है कि जल्दी से हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएं। और अब मुझे लगता है तुम लोग इस स्टेट में आ गए हो कि अडॉप्ट कर लोगे। वेक्टर अभी 2-3 क्लास और चलेगा। हाँ भाई, पॉसिबल है कि नहीं है? बात कर लेना, अभी फ्राइडे सैटरडे तक का टाइम है। ठीक है, फ्राइडे को मैं आखिरी अनाउंसमेंट करूंगा कि सैटरडे, या अगर ज्यादा थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो गया तो सैटरडे की जगह ज्यादा ज्यादा ट्यूसडे होगा। ठीक है, तो मैं फ्राइडे को फाइनल अनाउंसमेंट करूंगा कि कल से आना है कि नहीं आना है। अभी आज क्लास है, फिर कब होगी? फ्राइडे होगी। ठीक है, हाँ हाँ, खत्म होने वाला है। तो वर्क पावर एनर्जी से सब लोग उसमें भी आएंगे, तो उससे क्या है कि थोड़ा सिलेबस तेज खिंचेगा, है ना। और महीने 1.5 महीने में यहाँ पे उनके बराबरी पे आ जाओगे, तो फिर तुम आगे ही चल रहोगे, फिर सबके बराबरी रहोगे, मेरा एफर्ट थोड़ा कम हो जाएगा। हो जाएगा यार, तुम्हारा नॉन स्कूल है ना। अरे तो नॉन स्कूल वालों के पास जितनी लग्जरी है, इतनी तो बचपन से लेके 10th तक नहीं मिलती है। नहीं, वो स्कूल का होमवर्क, फिर ट्यूशन वाले मास्टर साहब का होमवर्क, मास्टर साहब सॉरी, वो मास्टर साहब बोलने लगते हैं, होता मास्टर साहब है, और सबका होमवर्क मिला के कोलैप्स हो जाते बच्चे। लेकिन 11th 12th में फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इतनी छोटी चीज नहीं है। अगर उसके एंगेज होने पे आओ तो पहले से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हाँ भाई, बातों बातों में तुम लोग ये करते जाओ। सैटरडे क्या है स्टार्ट? सैटरडे बोला तो यार। अच्छा, इसको ध्यान था तुम्हारा। ठीक, वेरी गुड। और लोग बताएं। इसको वेक्टर बनाए पहले तो बताओ जरा, पहला वेक्टर क्या लिखोगे? इसकी लंबाई कितनी दी है मैंने? a, तो ये आएगा a cos 30i a sin 30j। पहला वेक्टर बन गया। फिर दूसरा इसका नाम कुछ दे देते हैं a2 वेक्टर। ये क्या बताओ, पीछे और ऊपर है तो कैसे होना चाहिए? पीछे के लिए और ऊपर के लिए बनाए जरा। ऐसी तीसरा वाला। अब ये आदत में हो जाना चाहिए। देखो यार, कंपोनेंट पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, कंपोनेंट जरिया है जिससे कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कंपोनेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कंपोनेंट से ही सब कुछ टिका हुआ है, इसलिए कंपोनेंट तो करना आना ही चाहिए। a1 आ गया, a cos 30i a sin 30j। सबका मैग्नीट्यूड a है भाई। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी 1/2, तो ये आ गया a √3/2i a/2j। पहला बन गया यार। ऐसे ही दूसरा बना है, ऐसे ही तीसरा बना है।
दूसरा देखें जरा, पीछे और ऊपर का मामला है, तो आई के साथ माइनस, जे के साथ प्लस, कितना आएगा? a cos 30 a sin 30, कितना आ गया? माइनस a रूट 3/2 i a/2j, ठीक है, दोनों हो गए। तीसरा कितना? यार तीसरे में कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो j के लॉन्ग है, तो ये तो सीधे लिखना आता है। अगर 10 लंबाई i में होती तो 10i लिखते हैं, j में होता तो 10j लिखते हैं, नीचे है तो क्या लिखोगे? माइनस ए जे, यानी माइनस ए जे। आई में कुछ है ही नहीं जब पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में है। यार इसमें कंपोनेंट बनाने की क्या जरूरत है, जब वो है ही वर्टिकल में तो सीधे क्या लिख देंगे? माइनस ए जे कैप। अब बता यार, हम लोग सबको ऐड करते हैं, 0i माइनस, यार इसको मैं 0i इसलिए देता था कि गलती ना हो, क्रम बना रहे, आई वाला आई वाले से जुड़ेगा। सबको जोड़ते हैं जरा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सेम, तो आ गया 0i, ये a/2 पॉजिटिव ये a/2 पॉजिटिव, a/2 मिलके कितना हो गया? a, और में से a गया 0j। ये क्या हुआ यार इस बार? हॉरिजॉन्टल आपस में खत्म हो गया, वर्टिकल आपस में खत्म हो गया नहीं, और होना भी चाहिए। जरा समझें इस बात को, फिर से फोर्स वाली फीलिंग लाएं। क्या बताओ, हमने यार इस a की छुट्टी करके कितना आगे लगाया था? a रूट 3/2 आगे लगाया था और a/2 ऊपर लगाया था, यही तो था। फिर बताओ, इस a की छुट्टी करके हमने कितना पीछे लगाया था? a रूट 3/2 पीछे लगाया था और a/2 ऊपर लगाया था। इसकी छुट्टी करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो वैसे ही y में है, तो ये कितना है? a नीचे है। अब मुझे बताओ, a रूट 3/2 आगे a रूट 3/2 पीछे, खत्म इनकी कहानी। हॉरिजॉन्टल आपस में मर मिटे, a/2 मिलके a हो गया और a नीचे, वर्टिकल आपस में मर मिटे, तो 0i 0j। क्या इस ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स 0 महसूस होगा? ये ऑब्जेक्ट जहां रुका है वहीं बना रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? ये हम लोगों ने अभी टेल टू टेल से समझा है या हेड टू टेल से समझा है? टेल टू टेल। क्या इसमें भी हेड टू टेल काम करेगा? अरे क्यों नहीं करेगा, रूल तो रूल है यार, वो कभी फेल। तो जरा इसका हम टेल टू टेल की जगह अब हेड टू टेल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यार ये हमारा डायग्राम था टेल टू टेल, जिसमें हमने क्या की बात करी है? आगे पीछे लड़ मिटे, ऊपर नीचे कट मिटे। तुम यार कितना हिंसक सोचते हो। अरे उसमें कटने वाली बात कहां से आ गई? सीधे गोली भी तो मारी जा सकती, तलवार से क्यों? चलो कोई बात नहीं, किसी से भी करते हैं। हाँ भाई, तो यार पहला वेक्टर मैंने a मैग्नीट्यूड का बनाया, पहला वेक्टर a मैग्नीट्यूड का बनाया। ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री पे था? 30 डिग्री पे। दूसरा वेक्टर इसके साथ 120 है, इसके साथ 120 है। लेकिन यार ये तो इधर बनाया जाता तब तुम ये 120 समझ जा पाते। यार ये एंगल कितना है? 120, जब तुम इसके टेल टू टेल डायग्राम देख रहे थे। अब अगर ये वाला इसके सर पे ड्रॉ करना है, अगर ये वाला इसके सर पे ड्रॉ करना है तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब तुम यही तो 120 कहोगे। यार ये मैंने यहां उठा के रखा है, तो ये एंगल 120 था, तो ये भी एंगल क्या होगा? 120। तो इधर से 120 होगा, इधर से 120 होगा, क्योंकि अब ये हेड टू टेल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये एंगल कितना होगा बता सकते हो? 180 माइनस 120, तो ये कितना आएगा? 60 आएगा। ये बना दिया। तीसरा वेक्टर इसके सर पे ड्रॉ करना है, इधर। यार ये ऐसे जा रहा था और उधर से 120 पे ड्रॉ करना है, तो ये कितना आएगा? 60। अब दो 60 हैं, ये भी 120 था, तो ये भी कितना आएगा? ये पता है क्या बन गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल, और बनना भी चाहिए। क्या बताओ, लास्ट वाला जो वेक्टर है वो पहले के टेल पे टच कर गया जाके। हमने रूल क्या पढ़ा है कि रिजल्टेंट पहले के टेल से लास्ट के हेड, दूसरे नहीं, लास्ट के हेड को बीच का गैप होता है, तो इनके बीच में तो गैप है ही नहीं, तो रिजल्टेंट क्या हो गया? 0i 0j। क्या जस्टिफाइड है कि नहीं? रूल फेल नहीं हो रहा है। क्या बात समझ में आ गई है?
यानी अगर आखिरी वाला वेक्टर पहले के टेल को छू ले तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। इससे यार एक और कंक्लूजन मिला है, उसको मैं यहां लिखने जा रहा हूं। पहले इसको समझ लें, नोट कर लें, तुमने ही निकाला है तो फिर कनेक्टेड रहेगा। क्यों 5 हो जाएं तो पेंटागन बन जाएगा। हेड ऑफ लास्ट टच इज द टेल ऑफ फर्स्ट। अगर ऐसा है तो रिजल्टेंट क्या होगा। और ट्राइंगल ही क्यों बोले, हम 3 ही वेक्टर तक अपनी कहानी को क्यों लिमिटेड रखें। क्या पहला ऐसा हो, दूसरा ऐसा हो, तीसरा ऐसा हो, चौथा ऐसा हो, पांचवा ऐसा हो। और हेक्सागोन क्यों बनाए, कोई भी गंदा का स्ट्रक्चर बन जाए। रूल क्या है, रूल को पर्टिकुलर मत करो। रूल यह है कि अगर लास्ट वाला हेड पहले वाले, ये क्या है, ये है टेल ऑफ फर्स्ट, और ये क्या है, हेड ऑफ लास्ट, दोनों टच कर गए तो बीच में जगह ही नहीं बची, और जगह नहीं बची तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, 0। क्या ये बात जनता को समझ में आ रही है। रिजल्टेंट का क्या मतलब मैं लिखता हूं, अगर मैं कहता हूं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी है ना, ये कोई डी वेक्टर है, तो मैं क्या लिखता हूं, ये कोई ई वेक्टर है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, क्या हो गया, 0। यार ये रूल पुराना था, ये नया है, इसी से ये समझ में आया है, इसी का एक्सटेंशन है ये। नहीं, कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो जरा, मैंने वेक्टर का नाम एक लेटर से लिखा है, एक अल्फाबेट से। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, इसका नाम लिख देते हैं क्या, ए बी वेक्टर, इसका क्या लिख देंगे, बी सी वेक्टर, इसका क्या, सी डी वेक्टर। तो ये नाम लिखने का तरीका, ये कोई नई चीज थोड़ी आ गई। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ए का नाम क्या लिख दूं, ए बी वेक्टर, बी का नाम बी सी, सी का सी डी, तो रिजल्टेंट का क्या लिखूंगा, ए डी, नहीं लिख सकता है। ये नामकरण अलग तरह से किया है। तो फिर बताओ यार, यहां भी ऐसे नाम कर दें, ए बी सी डी ई एफ ए, तो क्या इसको भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर, डी ई वेक्टर, ई ए वेक्टर का सम क्या आएगा, 0। समझ गया यार, यहां नाम एक लेटर से दिए गए हैं, यहां नाम 2 लेटर से, कुछ भी नया नहीं है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ये क्या आ गया अचानक से। बात क्लियर है भाई, नोट करें।
ये एक्सप्लेन कर रहा है कि 3 का रिजल्टेंट चौथा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है 1 2 3 4 5, इन पांचों का रिजल्टेंट 0 है। इन दोनों बातों को सही से दिमाग में रखना है। ये 3 का रिजल्टेंट चौथा है ये बता रहा है, और ये बता रहा है 5 का रिजल्टेंट 0 है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या रिजल्टेंट 0 होने के लिए कुछ इक्विलैटरल या परफेक्ट शेप होने की जरूरत है क्या? इम्परफेक्ट हो और ऐसा हो जाए तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा क्या? तब भी होगा। रूल क्या है? लास्ट वाला हेड पहले वाले टेल को टच करना चाहिए तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। लेकिन परफेक्ट स्ट्रक्चर में हम प्रिडिक्ट आराम से कर देते हैं। जैसे ये कहानी ट्राइंगल से शुरू नहीं होती है, ये कहानी मैंने बी से उठा दी है ताकि तुम्हें समझ में आए। ये कहानी शुरू होना चाहिए 2 से। मुझे बताओ, एक ऑब्जेक्ट पे, इधर ध्यान दें, ए आगे लगा है, ए पीछे लगा है, रिजल्टेंट क्या होगा? 0। तुम ऐसे ही कह सकते हो, आगे पीछे की लड़ाई में दोनों मर मिटेंगे, कट जाएंगे। ठीक है, मुझे बताओ इस बात को मैं हेड टू टेल डायग्राम में ये कौन सा डायग्राम है? ये टेल टू टेल। इसका हेड टू टेल बनाता हूं तो ए आगे, उसके हेड पे ए पीछे। तो क्या बताओ, लास्ट वाला हेड पहले वाले टेल को टच कर गया तो रिजल्टेंट क्या हो गया? 0 हो गया। क्या बात समझ गया? अब मुझे बताओ, इसमें ए, वो जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था, एक ऐसे बनाया था, एक ऐसे बनाया था और एक ऐसे बनाया था। ये कौन सा डायग्राम है? ये सब टेल टू टेल है। ये सब क्या है? टेल टू टेल है। इसका हेड टू टेल मैंने कैसे बनाया? पहला, दूसरा, तीसरा। नहीं तो 3 ही क्यों? मैं कह रहा हूं एक पार्टिकल पे 4 फोर्सेस लगे हैं। नहीं, इनसे क्या बनेगा? अगर मैं इनको टेल टू टेल की बजाय हेड टू टेल बनाऊंगा तो पहला ऐसे, उसके सर पे दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा कैसा? इसका भी रिजल्टेंट क्या होगा? 0। अगर मैं यहां पर ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 बना दूं, नहीं तो इसका अगर कोई एक के ऊपर एक वाला डायग्राम बनाएगा, पहले के हेड पे दूसरा ये वाला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो क्या बन जाएगा? पेंटागन। यानी इसका मतलब रिजल्टेंट 0 होने के केवल 2 या 3 वाली बातें नहीं है। मैं यहां पे एक लाइन लेना कि ये वेक्टर्स कैसे हैं? इक्वली स्पेस्ड वेक्टर है 2D में, एक प्लेन में इक्वली स्पेस। देखो इक्वली स्पेस का मतलब कि इन दोनों वेक्टर ने 180 पे डिवाइड किया है, यहां 120 पे डिवाइड किया है, यहां ये 90 पे डिवाइड किया है, यहां 72 पे डिवाइड किया है। यानी अगर कुछ वेक्टर एक पॉइंट पे लगे हैं और उनका एंगुलर गैप सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है, क्या सेम है? मैग्नीट्यूड सेम है ना। पहली बात तो एक्टिंग एट अ पॉइंट, और दूसरी बात क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है। तीसरी बात क्या है? इक्वली स्पेस्ड, नहीं इक्वल एंगुलर सेपरेशन। नहीं, क्या सबके बीच में बराबर एंगल फासला है कि नहीं है? देखो 180 180 120 120 120 90 90 90। तो इस केस में पक्के तौर पे आखिरी वाला हेड लास्ट पहले वाले टेल को टच कर जाता है, मैंने शो कर दिया। तो इस मतलब कि यहां आर पक्के तौर पे क्या होगा? 0 होगा। लेकिन यही अकेले केस नहीं है, केसेस बहुत सारे हैं, बट इस केस में हम गारंटी लेते हैं कि रिजल्टेंट 0 होगा। क्या ये बात जस्टिफाइड है कि नहीं है? अगर इक्वली स्पेस्ड वेक्टर्स हैं, बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, तो उनका रिजल्टेंट है ना, मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा सेम प्लेन है, सेम प्लेन भी होना चाहिए, सेम प्लेन भी होना चाहिए, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। क्या ये जस्टिफाइड है कि नहीं? क्या अब मैं सबके लिए करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक एग्जांपल से सब कुछ समझ में आ गया, तो अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि पिछली मैथमेटिक्स कितनी वजनदार थी, जिससे हमें ये सब कुछ कन्विंस करने में मदद मिल रही है। फिजिक्स की एक मैथमेटिकल स्टोरी है, उस स्टोरी को क्रम से समझते जाएंगे तो फिजिक्स आसान हो जाए, उसको थ्योरी बना के पढ़ने में दिक्कत है। क्या ये बात जस्टिफाइड है? नोट करते जाएं।
ये मैंने टेल टू टेल बनाए हैं और ये वाले डायग्राम क्या बनाए हैं, हेड टू टेल। तो हेड टू टेल से रिजल्टेंट 0 ज्यादा अच्छे से होता है। छह हो 15 हो, अगर बराबर एंगल पे है, बराबर मैग्नीट्यूड है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0। अब यहां से हमारे दिमाग में एक जनरल पैटर्न बन गया है। शुरुआत हमने 3 से करी थी, अब हम 15 तक की बातें इमेजिन कर सकते हैं। तो इमेजिन करने का आधार कौन देता है, मैथ्स देती है। ये चेयर यहां भी तो रख सकते हैं यार, ये तो आइडिया नहीं आया कभी। वो हिल जाता है ना तो हैंग कर जाता है, पूरी रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। हाँ हाँ कुछ है, लेकिन उसको कैसे पता करें। अरे नहीं भाई, लैपटॉप के लिए इलेक्ट्रीशियन क्या करेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाला हो तो कर सकता है। इतनी दिक्कत नहीं है भाई, कभी कभार कभी कभार। हाँ भाई, रिजल्टेंट 0 वाली बात जनता को क्लियर हो गई है। तो देखा 3 और 4 वेक्टर में, 3 या 4 वेक्टर में रिजल्टेंट के रूल को समझना, उस पर कोई डायरेक्ट कमेंट करना मुश्किल काम होता है। लेकिन 2 के केस में ये डिस्कशन बहुत आसान होता है, क्योंकि हमने बचपन से ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। जैसे मैं कहता हूं यार ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो हम लिख सकते हैं यार, कभी कभी इसको सी नाम भी दे देते हैं, तो नाम में कुछ नहीं रखा है, हम क्या लिख सकते हैं बता, इसी हिसाब से क्या लिख सकते हैं, आर बराबर ए प्लस बी, या इसका नाम अगर सी लिखना हो और सी, तो सी बराबर क्या, ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। क्या ये कहानी और ये कहानी सेम है, ये जनरल था, ये 2 के लिए है। यहां बताओ जरा, ए ऐसा है, बी ऐसा है और सी ऐसा है, नहीं? तो यार यहां मैं 2 का रिजल्टेंट बता रहा हूं,
ए और बी का रिजल्टेंट क्या है, सी है। और यहां मैं क्या बताऊंगा कि ए, बी और सी तीनों मिलके सत्यानाश कर लिए, यानी कैंसिल हो गए, इनका रिजल्टेंट क्या है, 0 है। क्या ये कहानी और ये कहानी बिल्कुल सेम नहीं है? ये बता रही है 2 का रिजल्टेंट तीसरा है और ये बता रही है 3 का रिजल्टेंट 0 है। दोनों कहानी सेम नहीं है, ये मिक्स होता है अक्सर, अक्सर दिमाग में इसको लेके मिक्सिंग होती है। तो अभी क्लैरिटी है क्या? ये 3 का रिजल्टेंट 0 दे रहा है और ये 2 का रिजल्टेंट। अब इसको लेके यार कुछ कंक्लूजन्स हैं जो मैं बताने वाला हूं। ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने बचपन से पढ़ी हैं। कब पेन कहां गया? हम लोगों ने यार ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है। मैं इस केस का एक्सट्रीम केस बना रहा हूं। मुझे बताओ, सी ए और बी की लेंथ के बराबर होता है, सी ए की लेंथ और बी की लेंथ के सम के बराबर होता है, ट्रू और फॉल्स? क्या सी ए और बी की लेंथ के सम के बराबर है? सही या गलत? बिल्कुल गलत। यार ए और बी की लंबाई का सम सी की लंबाई के बराबर हमेशा नहीं हो सकता, कभी कभार हो सकता है। अरे भाई, ए और बी अगर अपोजिट हो जाए ना, क्या अपोजिट का यहां इनके बीच में कुछ एंगल है, तो क्या तुम्हें लग रहा है इन दोनों का सम इसके बराबर है? रिजल्टेंट का ये मतलब कभी नहीं होता कि उनको सीधे जोड़ोगे तो रिजल्टेंट मिलेगा, वो वेक्टर सम है भाई। क्या सी वेक्टर सम का नतीजा है या स्केलर सम का नतीजा है? स्केलर सम में 5 किलो चीनी और 8 किलो चीनी मिलकर 13 किलो चीनी होती है। क्या वेक्टर में 5 और 8 मिलकर 13 होगा? 5 और 8 मिलके ज्यादा से ज्यादा 13 हो सकता है। कब? जब दोनों 0 डिग्री पे हों। ये बात जरा मैं इसको ढंग से समझाना चाहता हूं कि जब मैं लिखता हूं कि ए और बी का रिजल्टेंट क्या है, सी है, ए और बी का रिजल्टेंट सी है, तो सी ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? ए प्लस बी। कब? जब इनके बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा। सोचो यार, ए और बी ऐसे बनाए गए हैं, ए और बी। यार ये इनका हेड टू टेल डायग्राम है या टेल टू टेल? यार यही समझना बड़ा काम है यार। अगर मैं ए को आगे और बी को आगे बनाता हूं और ऐसे बनाता हूं तो वो क्या है? ये टेल टू टेल है। और थीटा कितना है दोनों के बीच में? 0 डिग्री, 0 डिग्री। तब इनका रिजल्टेंट आएगा ये इनका रिजल्टेंट। इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है, तो आर कितना आएगा? ए प्लस बी। क्या ये मैं हमेशा लिख सकता हूं या 0 डिग्री पे लिख सकता हूं? यार ये हमेशा लिखा जा सकता है। क्यों? ये वेक्टर सम है। लेकिन ये केवल और केवल तब लिखा जा सकता है जब मामला 0 डिग्री का हो, क्योंकि जब 0 डिग्री होगा तो ए का वेक्टर लंबाई और बी का वेक्टर लंबाई सीधे सीधे जुड़ जाएगा और पहले के टेल से लास्ट के हेड वाला क्या होता है? आर। नहीं। दूसरी बात, अगर मैं कहता हूं कि ए आगे है, बी पीछे है, ऐसा नहीं, तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा? यार देखो, ए आगे ड्रॉ करो, यार ए आगे है, बी पीछे है, ऐसा कुछ है। ए आगे है, बी पीछे, ऐसा कुछ है। ए वेक्टर बी वेक्टर, इसकी लंबाई ए है और इसकी लंबाई बी है, तो रिजल्टेंट कितना होगा? क्या तुम यहां देख के बता सकते हो रिजल्टेंट कितना होगा? बी माइनस ए। जैसे यहां 5 न्यूटन लगे, यहां 8 न्यूटन लगे, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 3 न्यूटन आएगा। यार 5 आगे 8 पीछे, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 3। लेकिन ये तभी हो सकता है जब दोनों एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे हैं? 180। यार यहां एंगल 0 था और यहां एंगल कितना है? 180। और 180 है तो जरा ड्रॉ करते हैं। ए आगे ड्रॉ करो और बी पीछे ड्रॉ करो, तो क्या इसका रिजल्टेंट पहले के टेल से आखिरी ये आएगा कि नहीं? और इसका मैग्नीट्यूड पता है कितना है? इसका मैग्नीट्यूड है b माइनस ए, है कि नहीं यार? b में से घटाओगे वही तो आएगा, है ना?
ए ज्यादा होता तो ए माइनस बी आता। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं कहूं कि ये जो सी है ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, अगर मैं सी के मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर एरो नहीं लगा रहा हूं मतलब मैं किसकी बात करूं, उसके मैग्नीट्यूड की, तो सी ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, ए प्लस बी, और कम से कम कितना हो सकता है, ए माइनस बी। वैसे इसमें भी मॉड लगा दो, इसमें भी मॉड लगा दो, क्योंकि जो ज्यादा होगा उसी से घटाएंगे। अगर ए बड़ा होता तो ए माइनस बी, बी बड़ा है तो बी माइनस ए। तो ये एक सही स्टेटमेंट है। सी हमेशा ए प्लस बी नहीं होता, सी ए माइनस बी भी हो सकता है, कब, 180 में। सी ए प्लस बी हो सकता है कब, 0 पे। और सी उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। क्या बताओ, अगर ये मान लिया 5 है और ये 8 है तो सम 13 भी हो सकता है, सम 3 भी हो सकता है, 10 हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। अरे भाई, क्या ये लंबाई 5 और 8 के बीच में 10 नहीं हो सकती? तुम बताओ, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में तुम क्या पढ़ते हो कि जो सबसे हाइपोटेनस होता है वो इंडिविजुअल लेंथ से छोटा होता है और डिफरेंस से बड़ा होता है। क्या ये बात समझ रहे हैं? तो सी क्या बताओ, इनके डिफरेंस 3 से बड़ा होगा, या 3 भी हो सकता है इस केस में, नहीं, और 13 से 8 5 13 से छोटा होगा, या 13 भी हो सकता है इस केस में। यानी कहानी 3 से 13 के बीच में कुछ भी हो सकती है। यानी दो चीजों का रिजल्टेंट हाँ, यहां इक्वल टू होगा, बिल्कुल होगा। यानी सी के बारे में अब हमारा नजरिया थोड़ा बदल जाना चाहिए। वेक्टर सम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो मैग्नीट्यूड सम के बराबर है, हो भी सकता है, कब, 0 डिग्री में, डिफरेंस के बराबर हो सकता है 180 में, बाकी हर मामले में उसके बीच में कुछ होगा। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ रही है? यानी अगर कल को मैं कहूं कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 8 है, बताओ ए और बी का सम रिजल्टेंट, ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर सम 6 हो सकता है कि नहीं? 5 हो सकता है कि नहीं? फिर से वही बात है, 8 और 5 का रिजल्टेंट ज्यादा 13 हो सकता है, कम से कम 3 हो सकता है। सॉरी यार, मैं कोशिश तो अच्छा लिखने की करता हूं, कुछ बोर्ड बिगाड़ता है और कुछ मैं बिगाड़ता हूं। तो ए 5 है भाई और बी 8 है। अब तो -5 -8 मत देख लेना है। हाँ भाई, तो बताओ ए और बी का रिजल्टेंट 5 हो सकता है कि नहीं? 4 हो सकता है कि नहीं? 2 हो सकता है कि नहीं? 2 नहीं हो सकता। हाँ, कितने से? 3 से कम है, 2 कभी नहीं हो सकता। ए और बी का रिजल्टेंट 10 हो सकता है कि नहीं? 14 हो सकता है कि नहीं? 14 नहीं हो सकता भाई। क्यों? अब दोनों एक तरफ लग जाएं, तब भी 13 से ज्यादा असर नहीं हो सकता। क्या अभी बात समझ में आ गई या कुछ और बोलूं? इतनी बात समझ में आ गया कि ए और बी ज्यादा 13 हो सकता है। भाई 13 का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो अब तुम ऐसा मत कहना कि सर ने तो 5 और 8 का एग्जाम्पल बताया है। अब बता, 10 और 5 का एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, एक 10 है और एक 5 है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 15, कम से कम 5, 4 हो सकता है क्या? 16 हो सकता है? 14 हो सकता है? हो सकता है, कम से कम 5, ज्यादा 15। क्या समझ गए? अब एग्जाम्पल में नंबर बदल जाएगा तो रूल थोड़ी बदल जाएगा यार। नहीं तुम कहोगे सर ने तो 5 और 8 वाला बताया है, इतना पर्टिकुलर तो हम नहीं सोच सकते यार, थोड़ा जनरलाइज थॉट लाना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट की कहानी में ये बात सबको समझ में आना जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा सी मैक्स कितना हो सकता है? ए प्लस बी। सी मिन कितना हो सकता है? ए डिफरेंस बी। यार ऐसे लिखने का मतलब होता है डिफरेंस का मतलब जो ज्यादा हो उससे घटाना, और ज्यादा इतना, कम से कम इतना, और उसके बीच में ये हो सकता है। ये पूरी कहानी क्लियर हो जाना चाहिए। बात क्लियर है? ये मैंने क्या बताया है? रिजल्टेंट ऑफ टू। ये बात सबको समझ में आना चाहिए। बताओ 10 और 10 का रिजल्टेंट 0 हो सकता है? 10 और 10 का रिजल्टेंट 0 हो सकता है कि नहीं?
अरे बिल्कुल हो सकता है, 10 आगे 10 पीछे, 0 नहीं हो सकता। 22 हो सकता है कि नहीं? 20 तक हो सकता है, नहीं 15 हो सकता है कि नहीं? 11 हो सकता है कि नहीं? बस तो हो गया, बात क्लियर है। चलो यार, मैं यहां रिजल्टेंट ऑफ 2 बता रहा था और अब मैं यहां समझाने वाला हूं रिजल्टेंट ऑफ 3 दैट इज 0। रिजल्टेंट ऑफ 3 0 इज 0, ये समझाने वाला हूं। 3 का रिजल्टेंट 0 जब होता है तो वहां भी तो ट्राइंगल बनता है। अगर मैं कहता हूं यार पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है और तीसरा वेक्टर ये है, तो यहां भी तो ट्राइंगल बना है। मतलब ट्राइंगल से यहां भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। क्या फैसले लिए जा सकते हैं यार? इसका एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है कि यार ए और बी आगे लगा हो, सी पीछे हो। कहां? ए और बी आगे हो और सी कहां हो? पीछे हो। नहीं, और रिजल्टेंट क्या हो? 0 हो। हम सारी कहानी उसकी कर रहे हैं, रिजल्टेंट 0। बताओ, ए और बी आगे हो, सी पीछे हो, और मैं कह रहा हूं रिजल्टेंट 0 है, तो इसका मतलब क्या है? सी इक्वल टू, यही तो मतलब हुआ है। नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ए बहुत बड़ा हो, है ना, ए बहुत बड़ा हो, बी और सी एक तरफ हो, बी और सी एक तरफ हो, तो क्या होगा? हाँ, ए इक्वल टू बी प्लस सी। नहीं, यानी तीसरी साइड ए माइनस बी भी हो सकती है। मैं किसी एक पे कमेंट कर रहा हूं। अब ए बी सी कौन होगा हम कुछ नहीं जानते। क्या इसमें कोई पक्षपात है क्या? कौन ए, कौन बी, कौन सी? मैं कह रहा हूं सी कोई साइड है, एक कोई एक साइड, वो दोनों के सम के बराबर हो सकती है या दोनों के, लेकिन ये एक्सट्रीम केसेस हैं। क्या बीच में कुछ भी हो सकती है? यहां भी वही बात है। क्या यहां भी मैं कह सकता हूं सी ए प्लस बी या ए माइनस बी? तुम कहोगे सी कोई खास साइड है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं कि सी की जगह तुम बी नाम दे देते। क्या ये बात, यहां मैं बी लिख देता तो यहां लिख देता क्या? ए प्लस सी, ए माइनस सी लिख देता। यहां कोई पक्षपात करने की जरूरत नहीं, वहां पक्षपात करना था। वहां क्यों पक्षपात करना था? क्योंकि सी रिजल्टेंट था। यहां सी इनमें से ही कोई एक है। नहीं, क्या यहां पे ये भी कह सकते हैं यार ए क्या हो सकता है? बी माइनस सी, बी प्लस सी? नहीं, यहां सी खास था, वो रिजल्टेंट था, वो अकेला था, और ए बी उसके कंपोनेंट थे। यहां सी के साथ जो रूल है वही ए के साथ है, वही बी के साथ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बात जो वहां थी वही यहां थी, लेकिन इस बार क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है इसलिए बहुत कुछ मिलता जुलता है। क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है इसलिए बहुत कुछ मिलता जुलता है। ले देखे मुझे ये कहना चाहिए कि ये संभावनाएं हैं जिसमें यार, जैसे मैं कह दूं 10 10 और 20, 10 10 और 20 0 रिजल्टेंट दे सकता है या नहीं? दे सकता है भाई। 10 और 10 एक तरफ, 20 एक तरफ, 0 रिजल्टेंट आ जाएगा। यार मैंने यहां पे ना टेल टू टेल डायग्राम बनाया, अभी इसका हेड टू टेल बनाना बाकी है। देखो, ए आगे, बी आगे और सी कहां? पीछे। क्या हो गया कि टच हो गया कि नहीं? एक्सट्रीम केस। यहां देखो यार, ए आगे, बी पीछे, सी पीछे, टच हो गया कि नहीं? यार ये टेल टू टेल था और ये क्या था? हेड टू टेल। समझ रहे यार? ये क्या था? टेल टू टेल, और ये मैंने क्या बनाया है? ये क्या बनाया? हेड टू टेल। क्या लास्ट वाला पहले वाले को टच कर जाए तो रिजल्टेंट क्या होता है? 0। अब मैं कह रहा हूं 10 10 20 रिजल्टेंट 0 दे सकता है कि नहीं? मे गिव, मे, मस्ट नहीं, मस्ट नहीं, मे गिव 0 रिजल्टेंट। और किसी खास एंगल सेटिंग पे 0 दे सकता है जब 10 और 10 एक तरफ हो और 20। मुझे बताओ 10 10 10 10 और 8 रिजल्टेंट 0 दे सकता है? बताएं। अच्छा मुझे बताओ 10 10 8 ट्राइंगल बना सकता है कि नहीं? 10 10 और 8 ट्राइंगल बना सकता है कि नहीं? अरे देखो,
10 ऐसा हो, 10 ऐसा हो, 8 ऐसा हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ट्राइंगल बना सकता मतलब उन्होंने पहले वाले टेल को टच कर लिया। मैं संभावना पूछ रहा हूं, मैं गारंटी नहीं पूछ रहा हूं। तो किसी ना किसी एंगल सेटिंग में 10 10 और 8 रिजल्टेंट 0 में गिव 0 नहीं दे सकता। अरे हमने कब कहा कि एंगल सेटिंग यार। अच्छा बताओ, क्या दो ट्राइंगल का रूल तुमने एक पढ़ा होगा कि दो छोटे वालों का सम बड़े वाले से बड़ा होना चाहिए। ये रूल कभी पढ़ा है? दो छोटे वालों का सम बड़े वाले से बड़ा होना चाहिए तो ट्राइंगल हो जाता है। तो क्या बताओ 10 और 8 का सम 18 है, जो इससे बड़ा है कि नहीं है? और सबसे बड़े और सबसे छोटे का जो डिफरेंस है वो तीसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। बताओ 10 और 8 का डिफरेंस 2 है, वो तीसरा वाला उससे बड़ा होना चाहिए नहीं? चलो पहले तो ये समझे यार, 10 10 8 से ट्राइंगल बन सकता है कि नहीं? मुझे बताओ 20 20 और 50 रिजल्टेंट 0 दे सकता है कि नहीं? 20 20 और 50 का ट्राइंगल पॉसिबल है ना? एक्सट्रीम केस पॉसिबल है ना ट्राइंगल पॉसिबल है। सोच के देखो, एक्सट्रीम 20 20 एक तरफ लग जाए, 50 एक तरफ, 0 दे देगा क्या? 20 20 और 50 का ट्राइंगल बना पाओगे? 20 और 20 50 का ट्राइंगल नहीं, तो कांट गिव 0, कांट गिव 0। ये बात समझ में आना चाहिए। 20 20 और 50 से ना ये बन सकता है, 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 और ना ट्राइंगल बन सकता है। तो 20 20 50 रिजल्टेंट 0। यार ये समझ में आया क्यों नहीं ट्राइंगल बन सकता? तुम 20 की एक साइड बनाओ, 20 की एक बनाओ तो तीसरी 50 हो सकती क्या? दो छोटों का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, है क्या बड़ा? तो ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। या इक्वल हो जाए तो भी गनीमत है। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखे जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये कौन रिजल्टेंट 0 दे सकता है या कौन नहीं दे सकता है। तो 4 में से कोई एक टिक करना होगा, तो टिक कर दोगे यार, ये रिजल्टेंट 0 नहीं दे सकता है। या कभी पूछा जाए कौन दे सकता है, तो सीधी सी बात है, या तो ट्राइंगल बना दे या तो ट्राइंगल बनाने की शुरुआत हो जाए। इसको मैं बोलता हूं ट्राइंगल बनाने की शुरुआत। जब दो का सम तीसरे के बराबर होता है तो वो होती है ट्राइंगल बनाने की शुरुआत। अब जब दो का सम तीसरे से बड़ा हो जाता है तो वो बन जाता है ट्राइंगल। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? या तो ट्राइंगल बनने की शुरुआत हो जाए या तो ट्राइंगल बन जाए। यही बात यहां भी है, यही बात यहां भी, इसीलिए मैं दोनों को साथ में बता रहा हूं। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? जरा ऑब्जेक्टिव सेक्शन में इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 35 इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिजल्टेंट 0। क्वेश्चन नंबर 35 देखें जरा। इनमें से कौन इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, मतलब रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता? किनका रिजल्टेंट 0 पक्का नहीं होगा? कौन देना है? दस 10 5 ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 5 7 9, तीसरा ऑप्शन है 8 4 13, चौथा ऑप्शन है 9 6 5। इनमें से कौन सा रिजल्टेंट 0 नहीं दे सकता? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिजल्टेंट 0, बस इतना समझ लें। क्या बताओ ये रिजल्टेंट 0 दे सकता है कि नहीं? क्या 10 10 और 5 का ट्राइंगल बन जाता है? दो छोटे का सम तीसरे से बड़ा है। यहां बताओ दो छोटों का सम तीसरे से बड़ा है। ये बताओ 8 और 4 का सम तीसरे से छोटा है, तो ये नहीं दे सकता। यही टिक करना है भाई, जो नहीं दे सकता है। 6 और 5 11 9 से बड़ा है, तो ये भी दे देगा। जहां ट्राइंगल बन जाए या ट्राइंगल बनने की शुरुआत हो जाए। बना के देखोगे? ट्राइंगल बन जाए या उसकी शुरुआत हो जाए। शुरुआत मतलब कि दो का सम तीसरे के बराबर हो जाए तो भी चल जाता है, उसमें ट्राइंगल नहीं बनता है, लेकिन उसको मैं कहता हूं ट्राइंगल बनने की शुरुआत हो गई। क्वेश्चन नंबर
इस तरह का क्वेश्चन नंबर, और कहाँ दिया यार, क्वेश्चन नंबर 45 देखे जरा। बोलेगा नहीं कोई, हाथ उठाएगा जब मैं पूछूंगा। हाँ भाई, आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेस रिजल्टेंट विच कैन नॉट बी जीरो, इनमें से किन का रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। ए वाले हाथ उठाए, समझ गए ना, अपना आंसर पता सेव कर लिया सबने, समझ लिया आंसर। बी वाले हाथ उठाए, सी वाले हाथ उठाए, डी वाले हाथ उठाए, समझ लिया है तो किसी एक में तो हाथ उठाओ यार, तो मुंह से थोड़ी बोलना हाथ उठाओ। हाँ ठीक, तो मुझे बताएं ये ट्राइंगल बना सकता है तो रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, ये बना सकता है, ट्राइंगल नहीं बना सकता ना, ये वो वाला केस है 10 और 10 आगे 20 पीछे, शुरुआत ट्राइंगल बनने की शुरुआत। ये देखो यार 20 20 10 हो सकता है कि नहीं, ट्राइंगल बन सकता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। यार 10 20 और 40 लेके तुम ट्राइंगल बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि दो छोटों का सम तीसरे से कम है, तो ट्राइंगल नहीं बन सकता, मतलब रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। ये 3 के लिए ही पूछा जाता है, यही फैशन में चल रहा है। अब जरा उसमें आ जाते हैं, 2 का रिजल्टेंट तीसरा। अगली बात जो मैंने ये वाली बात बताई, इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरा देखें क्वेश्चन नंबर 44 देखें जरा। रिजल्टेंट 4 चाहिए, मतलब C4 चाहिए। C4 चाहिए, तो बताओ 2 2 4 दे सकता है कि नहीं? हाँ हाँ, तो जो नहीं देगा वही आंसर टिक करना है। मेरा क्वेश्चन है 2 और 2 4 दे सकता है कि नहीं? 2 और 2 4, अरे एक ही तरफ लगे हो तो 4 नहीं हो जाएगा? 2 और 8 4 दे सकता है कि नहीं? एक मिनट, 2 और 6 4 दे सकता है कि नहीं? 6 आगे लगा हो, 2 पीछे, 4 दे सकता है। 2 और 4 4 दे सकता है कि नहीं? हाँ, किसी ना किसी एंगल सेटिंग में दे सकता है। अरे भाई 2 4 और 4 का ट्राइंगल बन सकता है कि नहीं? यार बात समझो यार, क्या रिजल्टेंट का रूल ट्राइंगल का रूल है? क्या 1 2 हो, दूसरा 4 हो और तीसरा 4 हो, 2 ये है 4 ये है और रिजल्टेंट भी 4 हो, ऐसा नहीं संभव है? बिल्कुल संभव है। दो छोटों का सम तीसरे से बड़ा है, मतलब ट्राइंगल बना सकता है, और 2 का डिफरेंस से भी वो बड़ा है, तो ट्राइंगल बनने की शुरुआत भी हो जाएगी, मतलब ये भी सही है। लेकिन क्या बताओ 2 और 8, यार 2 और 8 का डिफरेंस 6 है, तीसरा वाला 4 ही है, तो इसमें ना ट्राइंगल बनेगा ना ट्राइंगल बनने की शुरुआत हो सकती है, तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट 4 नहीं दे सकता। 2 और 4 कैसे भी लगा दो, उनका रिजल्टेंट 4। क्या 2 8 और 4 से ट्राइंगल बना सकते हो यार? एक साइड 2 इतनी जरा सी, एक 8 इतनी बड़ी और एक 4 बीच की, नहीं हो सकता। सोच के देख लो यार तुम, एक 2 साइड ले लो, एक 8 साइड ले लो और एक 4 साइड ले लो, इन 3 साइडों को यूज करके कैसा भी तुम कोशिश कर लो, ट्राइंगल नहीं बना पाओगे। क्या बात समझ में आ गई है ना? कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं यही दिखाना चाह रहा हूं, ताकि सबको सब कुछ समझ आ जाता है, लैंग्वेज कैसे पूछी जाएगी इस पे डाउट बना रहता है। क्या इतनी बातें जनता को क्लियर हो गई हैं? 2 चीजें अलग अलग है भाई, 2 का रिजल्टेंट तीसरा ये अलग क्वेश्चन है, और 3 का रिजल्टेंट 0 ये अलग क्वेश्चन है। 3 का रिजल्टेंट 0 में 3 फोर्स दिए जाएंगे। क्या समझ गए बात को? ठीक, हम लोगों ने यार बहुत देर तक रिजल्टेंट का रूल डेवलप किया है,
और उस पे सीधे सीधे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे आ जाएं तो मतलब सोने पे सुहागा। रिजल्टेंट क्या होता है वो इतनी देर से बताया जा रहा था। ए वाले हाथ उठाएं, ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं। किन दो का सम तीसरा है? यार तीरों का निशान ध्यान देना, यार तीरों के निशान पे ध्यान देना। ये तीर है, ये तीर है, ये तीर है। हेड टू टेल डायग्राम है। किनका हेड टू टेल और कौन रिजल्टेंट? ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं, सी वाले हाथ उठाएं, सी, डी वाले हाथ उठाएं। तुम्हारे हिसाब से कौन सा है? तुम्हारे हिसाब से कौन सा है? हाँ, सी सही आंसर है। भाई रूल क्या है कि वेक्टर एक के ऊपर एक रखो, तो कौन एक के ऊपर एक रखे हैं? सी और ए एक के ऊपर एक रखे हैं। देखो इसके हेड पे उसका टेल है, सी और ए उसके एक के ऊपर एक रखे हैं। रिजल्टेंट क्या होता है? पहले के टेल से लास्ट के हेड वाला। तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट है और ये दो वेक्टर हैं, तो सी और ए का सम क्या होगा? बी। क्या दिक्कत है किसी को इसमें? यही तो इतनी लास्ट के हेड को मिलाने वाला, जबकि पहले सारे वेक्टर एक दूसरे के ऊपर सर पे रखे हों। यार हम लोगों ने क्या पढ़ा यार, ये बना है अभी, बिगड़ा नहीं यार। ये हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल जुड़े हैं, तो पहले के टेल से लास्ट ये वाला, सॉरी ये वाला हेड टू टेल सब जुड़े हैं, तो पहले के टेल से लास्ट के हेड वाला रिजल्टेंट होता है। नहीं, यही तो पढ़ा यार। तो इन बताओ इस डायग्राम में कौन हेड टू टेल जुड़े हैं? ए और बी हेड टू टेल जुड़े हैं, और ये पहले के टेल से लास्ट के। यहां बताओ कौन हेड टू टेल जुड़े हैं? सी और ए जुड़े हैं, तो रिजल्टेंट क्या है? पहले के टेल से ये बी रिजल्टेंट है, तो ऐसे लिखा जाएगा। नाम बदल देंगे तो यार तुम लोग समझ गए, या कुछ और बोला जाए? समझ गए? अरे एक रिमोट हुआ करता था यार, एक तो इतने सारे टूल हो गए हैं, कुछ दिन बाद तो टीचर को एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा। दो बोर्ड के चक्कर में कभी मैं इसका पेन उसमें लगाने लगता हूं, तब पता चलता है चल नहीं रहा है। फिर उसका पेन इसमें चलाता हूं तो लगता है यार मेरा मॉनिटर खराब हो जाएगा। हाँ भाई, देखें कितने लोग सोच पाते हैं। कुछ बहुत दिमाग लगाना है इसमें। किन दो का सम तीसरा है, और कौन दो कौन तीसरा? अच्छा चेयर उधर है। दो का सम तीसरा है। किन दो का सम तीसरा है? जस्टिफाइड है। बताएं जरा, किन दो का सम तीसरा है और जस्टिफाइड है? बोलेगा नहीं कोई भाई, पाप लगेगा बोल दिया तो। हाँ, नो, और सोचो जरा। ड्रॉ करके दिखाओ जरा, ड्रॉ करके दिखाओ। अगर कुछ दिमाग में चल रहा है तो उसको ड्रॉ करके समझाओ मुझे। किन दो का सम तीसरा है? सब लोग एक ही बोल रहे हैं यार।
बी। एक जने ए और बोल दो तो राइटर की मेहनत सफल हो जाए। भाई राइटर चाहता है सब में गिरें लोग, राइटर चाहता है हर ऑप्शन में लोग गिरें बराबर बराबर। बता ही दो, अब सबने बोल दिया है तो। सी लग रहा है, डी लग रहा है, बी लग, अच्छा डी लग नहीं रहा है, वेरी गुड, दिखाएं कैसे। ई और बी का सम एफ, तो ई ऐसे बना है, बी ऐसे कहां बना है, बी का एरो तो नीचे था। चलो यार हम एक एक चेक करते हैं। अगर ये सही है तो किन दो को हेड टू टेल जोड़ना है, बी। तो यार बी ऐसे था, सी ऐसे है, यार हेड टू टेल जोड़ना है, उठा के लाओ और हेड टू टेल जोड़ो। ये बी है, ये सी है, सही सही उठा के रखना, ऐसे नहीं तो घुमा दो, घुमा देने से वेक्टर खराब हो जाता है। रिजल्टेंट क्या होता पहले के टेल से, क्या ये एफ है, ये तो एफ नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। समझ में आया? अभी वक्त है यार, चेक कर लो यार। देखो जरा अब दूसरा चेक करते हैं। डी को उठा के रखते हैं ऐसे पहला वेक्टर, और उसके सर पे क्या रखना है, सी। तो डी के सर पे सी रखते हैं, ये रख दिया, ये डी था ये सी था। क्या हमने कहीं भी कोई एरो तो नहीं बिगाड़ा? तो रिजल्टेंट होता है पहले के टेल से लास्ट के हेड वाला। मुझे बताएं क्या एफ ऐसा है? ऐसा तो नहीं है, ये भी गलत हो गया। डी को हमने बनाया ऊपर जैसा था, और ई को हमने बनाया पीछे, ये डी था ये ई था। एफ ऐसा आ रहा है, एफ ऐसा है कि नहीं है? है मतलब सही है। बात समझ में आ गई? ये वाला बना के देखते हैं जरा। बी नीचे है, ई कहां है, ई पीछे है, एफ ऐसा है क्या? नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, यही सही हो गया, सी। समझ गया यार? कैसे कैसे राइटर पूछ सकता है, उसकी क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर हाल में हम उसको बता देंगे। क्या कोई दिक्कत है भाई? क्योंकि देखने के बाद तो समझ में आ गया होगा यार। अपनी बात पर टिके रहने वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। भले बाद में वो भाई कारण पता चलेगा तब तो एक्सेप्ट करोगे, लेकिन कहीं तो रुको कि हाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये सही है, आप गलत करके दिखाओ। यही पढ़ने का सही तरीका है, आगे बढ़ने का यही सही तरीका है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ तो करो, फिर उस पर जवाब तलब करो कि यार हमारा क्यों सही है, आपका क्यों गलत है, आपका क्यों सही है। क्या इतनी बात में समझने में कोई दिक्कत है तो बताएं। क्लियर है? ये थोड़ा बहुत गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर कोई एरो ऐसा होता है ए, तो उसके पलट के लिखा जाता है -a। ये अपोजिट वेक्टर की प्रॉपर्टी है। नहीं पढ़ा है कभी कि नहीं? तो यार इसको मैं समझा देता हूं, कुछ ज्यादा है ताकि तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू कर दे। ये क्वेश्चन उसमें है क्या? अच्छा ठीक है, जरा देखें। a प्लस बी माइनस सी प्लस डी एक्स है। ये मैं समझा रहा हूं यार, तुम लोग ज्यादा दिमाग में डालो, दिमाग का ब्रेकडाउन हो जाएगा। हो रहा है ना, हैंग हो रहा है ना? कोई बात नहीं, मैं हैंग होने से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताओ a बी का सम तो बना ही नहीं यार, यहां पे b तो ऐसा है, क्या a और b का सम, यार ये माइनस बी होगा ना, तो a और माइनस बी, a और माइनस बी का सम, फिर माइनस सी, ये माइनस सी हो गया, माइनस सी नहीं, a और माइनस बी का सम। क्या देखो ये a है तो ये क्या है, माइनस बी है, तो a और माइनस बी का सम, और ये c है तो ये क्या होगा, माइनस सी, यानी उसके साथ हमने क्या जोड़ा, माइनस सी, वो और उसके साथ क्या जोड़ा, d। इन सब का सम क्या है, x है। लेकिन इन्होंने कुछ और लिखा है, देखो जरा, a और माइनस बी, b थोड़ी, b तो उल्टा बना था, माइनस बी सही बना है रिजल्टेंट के। तो a माइनस बी, सी और d का सम क्या है, x है। देखो जरा, पहले के टेल से लास्ट को हेड क्यों लाना है, इसका मतलब ये गलत हो गया, क्योंकि ऐसा सही होता, अगर होता तो ऐसा सही होता। चलो पहला गलत हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से दूसरे को चेक करते हैं।
दूसरा क्या लिखा है, बी सी और ए का डिफरेंस, तो बी ये है, चलो बी को सीधा ही रखते हैं, ठीक है, बी को सीधा रखेंगे तो सी ऊपर है, क्या बी प्लस सी, ये हो गया सी बी, सी प्लस बी, ठीक है यार, सी और बी एक दूसरे के हेड टू टेल कनेक्टेड है कि नहीं, में से ए का माइनस, यार ये ए है तो ये क्या हो गया माइनस ए, वो ये वेक्टर आएगा, क्या ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है, नहीं 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 नहीं, 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 ओके, सी से चालू हुआ है ना, सी से चालू हुआ है, सी से चालू, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये वाई है कि नहीं है, है, देखो सी के साथ बी जोड़ो तो सी प्लस बी हुआ, में से माइनस ए जोड़ो तो पहले के टेल से आखिरी वाले हेड को मिलाने वाला आ जाएगा कि नहीं, जस्टिफाइड है, यानी जरा ये चेक करते हैं, तीसरा वाला चेक करते हैं, बी कौन सा है, बी देखो यार एरो के साथ देखना, ओके, ये बी है, चलो यहां से शुरू करते हैं, ये बी है और इसमें माइनस सी ऐड करना है, माइनस सी कहां बनाएंगे यार, ये एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है, चलो एक काम करते हैं, b इक्वल टू जेड प्लस सी लिख देते हैं, इसको उधर पहुंचा देते हैं समझने के लिए, z ये है और माइनस सी ये है, ये क्या है माइनस सी, ये माइनस सी है और ये क्या है z है, हाँ ये तो सही है यार, ये माइनस सी है और ये क्या है z है, तो माइनस सी और z का सम क्या दे रहा है, b दे रहा है, लेकिन ये कुछ उल्टा है, ये माइनस z का है, ये z है, तो ये भी गलत हो गया, अरे मैं कैसे दिखा रहा हूं, ये c है और ये क्या है z है, तो c और z, ये माइनस सी है, माइनस सी और z का सम क्या है b है, अब जरा देखें a और b, ये a है, ये a है और ये क्या है माइनस b है, तो a और माइनस b का सम कितना होगा W होगा, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है a, अगर माइनस b लिखते तो मैं मान लेता, यानी कौन सा सही है, समझ रहा है, इतनी बात क्लियर है, तो रिजल्टेंट के लिए लोग कैसी कैसी क्रिएटिविटी बना सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो ये क्रिएटिविटी सबसे भयानक थी जिसमें चेक करने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, हाँ समझ में आ गई है, अच्छी बात है यार, वैसे तो यार फिजिक्स में सम ही मेन चीज है, डिफरेंस भी एक तरह का सम ही होता है, लेकिन इसको हम डायरेक्टली समझने का नियम बनाने वाले हैं, मान लिया कोई वेक्टर ऐसा है axi ayj, कोई वेक्टर है bxi byj, ऐसा मैं कुछ बना देता हूं, ये a वेक्टर है जिसमें ax है ay है, कोई b वेक्टर है जिसमें क्या क्या है bx है और by है, जब भी हम a माइनस b करेंगे तो बताओ यहां क्या आएगा, ax माइनस bx i के साथ, ay माइनस by j के साथ आएगा कि नहीं, है ना, इस बात को मैं ऑन पेपर ड्रॉ करने वाला हूं, पहला वेक्टर ये था जिसका हॉरिजॉन्टल ax था, वर्टिकल क्या था ay था, ठीक है, दूसरा वेक्टर मैं टेल टू टेल बना रहा हूं यार, ये कौन सा डायग्राम है टेल टू टेल, दूसरा वेक्टर इसी के टेल पे उठा के रख रहा हूं, दूसरा वेक्टर हमारा है bxi byj, उसी के टेल पे उठा के रख रहा हूं, ये वाला वेक्टर यहां रखा है मैंने, जिसका हॉरिजॉन्टल कितना था bx और वर्टिकल कितना था by,
डिफरेंस करने के बाद जो वेक्टर आया है उसको मैं इस डायग्राम में दिखाना चाह रहा हूं। डिफरेंस वेक्टर समझने के लिए, डिफरेंस समझने के लिए हम कौन सा डायग्राम बनाए तो सही रहेगा? टेल टू टेल बनाए तो सही रहेगा। मैं यहीं पे दिखाना चाह रहा हूं। बताओ, अगर मैंने ए वेक्टर से बी वेक्टर को घटाया है तो एक वेक्टर आएगा ये, एक वेक्टर आएगा ये, और मैं कह रहा हूं ये डिफरेंस वेक्टर है। जस्टिफाइड और नॉट? देखो जरा, क्या बताओ इस लाल वाले वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कितना है? जरा चेक करो। ये ax है, ये bx है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कितना है? ax माइनस bx। नहीं, ये पूरा नीला वाला यहां तक था, यहां तक, ठीक है। ये पूरी यहां तक की हाइट कितनी थी? ay। यार ये पूरी हाइट कितनी थी? ay। और इतनी हाइट कितनी है? by। ये कितना है? by। तो मुझे बताएं, ये ay है और ये कितना है? by है। तो ये लंबाई कितनी हो गई? ay माइनस, क्या सम करने से यही मिला है कि नहीं? ये बात तुम्हें दिख रही है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कुछ हिडन है। अब मैं रूल बनाना चाह रहा हूं कि हमने किससे किसको घटाया है। ए से बी को घटाया है, तो पहली बात तो डिफरेंस वेक्टर क्या आएगा? डिफरेंस वेक्टर, डिफरेंस वेक्टर कैन बी सीन इन टेल टू टेल, इन टेल टू टेल डायग्राम। टेल टू टेल में देखा जा सकता है, पहली बात तो टेल टू टेल डायग्राम में। दूसरी बात, वो किसके किसके बीच का वेक्टर है? तो वेक्टर बिटवीन हेड ऑफ टू, हेड ऑफ टू है कि नहीं यार? क्या इसके हेड से उसके हेड के बीच वाला वेक्टर है? नहीं। और इस वेक्टर का डिफरेंस वेक्टर, क्या बताया? डिफरेंस वेक्टर में किससे किसको घटाया गया है? अगर ए से बी को घटाया गया है तो हेड कहां है? यार देखो जरा, अगर मैंने ए से बी को घटाया है तो जो डिफरेंस वेक्टर है उसका हेड कहां है? ए पर, जिससे घटाया गया है। हेड इज ऑन जिससे घटाया गया है, जिससे घटाया है, घटाया है। यार ये बात समझ लें, हेड कहां है? जिससे घटाया है। और टेल कहां है? टेल इज एट जिसको, जिसको घटाया है। ये बात यार बहुत हिंदी में समझ ले यार, फिर ना कहना समझाया नहीं, फिर मैं तुमको कहूंगा तुमको हिंदी में समझाया तो समझ नहीं आता है। इसको हिंदी में समझाया कि जब हमने ए से बी घटाया तो एक वेक्टर मिला जो हेड से हेड के बीच का है, हेड से हेड के बीच का है। नहीं, लेकिन इस वेक्टर का हेड कहां है? इस वेक्टर का हेड उस हेड पे है जिससे घटाया है, और इसका टेल कहां है? जिसको घटाया है। समझ गया? डिफरेंस वेक्टर में क्या आता है? जिससे घटाया गया है, जिसको घटाया गया वहां टेल, जिससे घटाया गया है वहां हेड, बीच का वेक्टर होता है। यार ये जो लाल कलर से लिखा है ये हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? ए माइनस बी। ए से घटाया है इसलिए हेड कहां आया है? ए के ऊपर। किसको घटाया है? बी को, तो टेल कहां आया है? अरे तुम्हें याद नहीं, ओ बी माइनस ओ ए, वहां भी तो यही बात करी थी मैंने। ओ बी माइनस ओ ए में जिससे घटाया वहां हेड, जिसको घटाया उसको टेल। सम के रूल मत बिखरने देना, क्योंकि सम पे हम ज्यादा स्ट्रेस दिए हैं, वही ज्यादा पूछा जाता है, डिफरेंस वेक्टर पे ज्यादा बातें नहीं होती हैं, बट ये भी आ जाए तो बुराई नहीं है।
डिफरेंस को रिजल्टेंट मत बोलो, रिजल्टेंट हमेशा किसको बोला जाता है? सम को। डिफरेंस मतलब होता है डिफरेंस, दोनों के हेड के बीच वाला है। यस, रिजल्टेंट का मतलब सम होता है। हॉरिजॉन्टल, हाँ। ये क्वेश्चन यार डिफरेंस वेक्टर से इजीली समझा जा सकता है। अक्सर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, लेकिन मैं दोनों बता रहा हूं ताकि पूरी बात क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक ऑब्जेक्ट पहले राइट जा रहा था ऐसे, और फिर वो लेफ्ट मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया। जाते समय इसकी वेलोसिटी v थी और बाद में भी वेलोसिटी v है। पहले ऐसे जा रहा था और फिर ऐसे मुड़ गया। तो क्वेश्चन में कहा गया चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बताओ। चेंज का मतलब होता है डिफरेंस। नहीं, मुझे बताओ चेंज कितना। हम वेक्टर पढ़ रहे हैं या स्केलर? 5 किलोग्राम चीनी थी, हलवाई आए ले गए, कितनी बची? 0। क्यों? क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेलोसिटी स्केलर नहीं है, कैसी है? वेक्टर है। तो v में से v घटा 0 ये नहीं कह सकते क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका घटाना भी कैसा है? वेक्टर के साथ। यानी इनिशियल वेलोसिटी को तुम क्या लिखोगे? इनिशियल वेलोसिटी को लिखोगे वी आई कैप, ये इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल को क्या लिखोगे? वी जे कैप। ठीक है, तो चेंज का मतलब हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस। मेरे पास 100 रुपए थे, 200 हो गए, तो चेंज कितना हुआ? 100 रुपए का। अरे रुपए तो स्केलर है ना भाई, रुपए थोड़ी वेक्टर है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का चेंज हम वेक्टोरियली करेंगे। चेंज का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टोरियल चेंज करेंगे। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, इसको चेंज को ऐसे लिख दिया जाता है डेल्टा वी। डेल्टा मतलब हमेशा क्या बताता है? चेंज को। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है भाई? वीजे माइनस वी आई। इसको सीधे क्रम में लिख दे भाई, माइनस वी आई। हमें आई पहले देखने की आदत है और कुछ नहीं, प्लस वीजे, ऐसी आदत है हमारी। इतनी बात समझ में आ गई? ये हमारा चेंज वेक्टर आ गया है। क्या आ गया है? चेंज वेक्टर। चेंज वेक्टर 0 नहीं हुआ है भाई, चेंज वेक्टर ये आया है। क्या 0 हो गया है? क्या इसको ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। v पीछे, v ऊपर, ये आ गया है। कितना आया? v पीछे और v ऊपर, यानी v पीछे और v ऊपर, इतना आ गया। नहीं, कोई पूछे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये तो चेंज वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो बता, किसी चीज का मैग्नीट्यूड तुम कैसे निकालते हो? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये बताए कितना आएगा? अंडर रूट 2v। तो खैर v पीछे v ऊपर, ये कितना आएगा? अच्छा, ये बात तुम टेल टू टेल डायग्राम बना के पहले ही बता सकते थे,
इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। ये तो तुमने मेहनत करी है ना, मेहनत पहले इसलिए मैं करवाता हूं ताकि तुम मेहनती बनो, फिर स्मार्ट वर्क बाद में बताता हूं ताकि तुम स्मार्ट बनो। मेहनत बहुत जरूरी चीज है। लेकिन तो अब मैं कह रहा हूं कि ये वेक्टर एक और तरीके से लाया जा सकता था। बताओ। अच्छा, इनिशियल को ऐसे ड्रॉ करो आगे, इनिशियल आगे, फाइनल को टेल टू टेल या हेड टू टेल? टेल टू टेल। क्यों? क्योंकि डिफरेंस समझने के लिए हेड टू टेल बनाने की जरूरत, मैंने बताया कि नहीं, डिफरेंस समझने के लिए टेल टू टेल बनाने की जरूरत नहीं है। अब डिफरेंस में फाइनल कौन है, इनिशियल कौन है? ये फाइनल है और ये क्या है? नहीं, मैंने क्या बताया? डिफरेंस वेक्टर। डिफरेंस वेक्टर बीच का वेक्टर होता है, हेड से हेड मिलाने वाला वेक्टर होता है। तो कहां डिफरेंस वेक्टर का भी तो अपना हेड टेल है, तो कहां हेड आएगा? जिससे घटाया है। किससे घटाया है? तो यहां एरो आएगा, जिसको घटाया है, इनिशियल को घटाया है, वहां टेल आएगा। नहीं, क्या ये एरो और वो एरो सेम है कि नहीं? तो ये क्या है? मेहनत, और ये क्या है? दोनों आना चाहिए भाई। कभी कभी मेहनत ही करवाना चाह रहा है राइटर तो 90 डिग्री है तब तो तुम समझ पा रहे हो। अगर यही 60 डिग्री होता तो मेहनत ही काम आती, यही कोई 30 डिग्री होता मेहनत काम आती। लेकिन 90 डिग्री है तो तुम बड़े आराम से, क्या तुम सीधे नहीं समझ सकते? ये v है, ये v है, तो ये कितना होगा? √2v। बिना इतना सब मेहनत किए तुम सीधे आंसर लिख सकते हो अगर 4 ऑप्शन दिए हो। तो आना क्या चाहिए? दोनों आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। इसमें तो सोचना ही नहीं यार, जो जो कहा है वो कर दो, मैथ्स खुद अपना काम करेगी। वहां हमें सोचना पड़ता है। तो एक जगह मेहनत ज्यादा है, एक जगह दिमाग ज्यादा लगाना पड़ रहा है। यकीन मानो कई बार तुम्हें ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें सोचना ही नहीं, बस जो कहा है वो कर दो। स्टेप्स हैं, बस स्टेप्स फॉलो करना है। तो यार अब तुम्हारा होमवर्क कहां तक हो गया? अब तुम्हारा होमवर्क हो गया है आज के दिन जो पढ़ा है उस पे बेस्ड। ये तुम्हें मिल गया था पिछली बार? अभी दिया है। यहां से यहां तक कंपोनेंट पे बेस्ड है, ठीक है।